हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। फ्रेंड्स, आज हम अपनी एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम एचपी प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आप इस लेक्चर की पीडीएफ एंड असाइनमेंट नंबर 2 हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which schedule of the constitution is related to the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and UTs। हमारी states and union territories में से राज्यसभा में कितनी सीट्स एलोकेट की जाती हैं, तो ऐसा कौन से स्केड्यूल में लिखा हुआ है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 4th शेड्यूल, 5th, 6th या फिर 7th। सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूटीज इन राज्यसभा सिंस 1952। जैसे जैसे स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुई है या फिर न्यू स्टेट्स बनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो सीट्स का एलोकेशन है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। चलिए ब्रीफली डिस्कस करते हैं राज्यसभा के बारे में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की, दैट इज 250, और इसमें से जो 12 होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, और रेस्ट 238 जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बोथ स्टेट्स एंड यूटीज के। और इसमें जो यूटीज लेनी है वो है दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये आपने याद रखना है, राज्यसभा में स्टेट्स एंड यूटीज दोनों की रिप्रेजेंटेशन होती है, बट सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी को कंसिडर करना है। और फ्रेंड्स, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। चलिए फ्रेंड्स, ये बाकी के स्केड्यूल भी हम देख लेते हैं। 5th स्केड्यूल किससे रिलेटेड है? इन द 5th स्केड्यूल देयर आर प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ scheduled areas and scheduled tribes। 6th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? फ्रेंड्स, ये भी ट्राइबल एरिया के साथ रिलेटेड है, बट इसमें ओनली असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आएंगे। AMTM मीन्स इन 4 स्टेट्स के ही स्केड्यूल्ड एरिया कंसीडर किए जाएंगे। और 7th शेड्यूल में क्या होता है? देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट। 3 लिस्ट होती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ये यूनियन से रिलेटेड होती है लिस्ट 1, सेकेंड स्टेट लिस्ट होती है, एंड थर्ड वन इज द कंकरेंट लिस्ट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following features of the Constitution have been borrowed from the Government of India Act 1935? आपने बताना है, जो हमें नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से कौन से फीचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड आफ्टर रैंसैकिंग द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें से जो प्रोविजन हमारे कंट्री के लिए सुटेबल थे वो ऐड कर लिए गए थे। फर्स्ट इज ऑफिस ऑफ गवर्नर, सेकेंड इज कॉन्करेंट लिस्ट, थर्ड इमरजेंसी प्रोविजंस एंड फोर्थ वन इज रूल ऑफ लॉ। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। और 1935 के एक्ट में जो पावर थी वो डिवाइड की गई थी बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द 3 लिस्ट। उस टाइम लिस्ट के जो नेम्स थे वो थे फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1 and 3 ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास है 1, 2 and 3। इट मीन्स इनडायरेक्टली कॉन्करेंट लिस्ट भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1, 2 and 3। बिकॉज ये जो रूल ऑफ लॉ है वो ब्रिटेन से लिया गया है, तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकती, बी भी नहीं हो सकती, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकते। तो हमारे पास जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
दैट इज 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैव बीन कॉन्फर्ड ऑन राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। हमारे पास ऑप्शन है, ए इज टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट, बी इज to pass a resolution empowering the parliament to make laws in the state list and to create one or more all India services, C is to amend the election procedure of the president and to determine the pension of the president after his or her retirement, D to determine the functions of the election commission and to determine the number of election commissioners। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, to pass a resolution empowering the parliament to make laws in the state list and to create one or more all India services। According to Article 312, Rajya Sabha passes a resolution by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting, declaring that it is necessary in the national interest to create one or more all India services। मीन्स अगर राज्यसभा चाहे तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकती है। कितनी मेजोरिटी की बात की है? 2/3 मेजोरिटी की बात हुई। फ्रेंड्स, अब बुक में से राज्यसभा की अदर स्पेशल पावर्स भी जरूर पढ़िए। एक आर्टिकल 249 है, उसको भी अच्छे से देखिए। फ्रेंड्स, जैसे कि ये क्वेश्चन अभी स्पेशल पावर्स के ऊपर आया है, तो आप बुक में से भी ये राज्यसभा की स्पेशल पावर्स को जरूर पढ़िए, सो दैट आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको याद भी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in the, आपके पास ऑप्शंस है, preamble to the Constitution, directive principles of state policy, fundamental duties या फिर 9th schedule। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। और ये कौन से आर्टिकल में? इट इज अंडर आर्टिकल 51। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें है? दिस इज आर्टिकल 51A में। तो फ्रेंड, इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो है, मेन आर्टिकल्स, वो भी याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास while the other are called vihars. What is difference between the two? Friends, चैत्या के होते हैं, चैत्या होते हैं monks के worship places और विहार्स होते हैं उनके dwelling places। तो इसका जो आंसर है वो है चैत्य is a place of worship and vihar is the dwelling place of monks। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया? ऑप्शन बी। ये सब चैत्या, विहार, स्तूप, स्तंभ, ये सब बुद्धिस्ट के आर्किटेक्चर के पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Ghadar was a, options are Revolutionary Association of Indians with headquarters at San Francisco, B is Nationalist organization operating from Singapore, C militant organization with headquarters at Berlin, D Communist movement for India's freedom with headquarters at ताशकंद। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। इंडिया को जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो आउटसाइड ऑफ इंडिया भी कंटिन्यू चल रहा था, तो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इंडिया के बाहर भी बनी थी। ऑप्शंस में भी हमें बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन दी गई है वो आउट ऑफ इंडिया है, सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर, बर्लिन, ताशकंद। तो ये जो थी वो सैन फ्रांसिस्को में एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन बनी थी। इन 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाई गई थी, विच वॉज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भकना इसके प्रेसिडेंट थे, और इसी को ही गदर पार्टी का नाम दिया गया। और इसके जो मेंबर्स थे वो बेसिकली इमिग्रेंट सिख्स थे जो कि यूएस एंड कनाडा से थे। इसके अलावा गदर न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया जाता था और इसे उर्दू, पंजाबी, हिंदी एक्सेट्रा डिफरेंट लैंग्वेज में पब्लिश करते थे, और आर्टिकल्स को अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा टाइटल के अंडर लिखा जाता था। फ्रेंड्स, इसके रिलेशन में कामागाटामारू इंसिडेंट बहुत फेमस है। कामागाटामारू एक शिप था। एज सच ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, तो आप इसको भी अच्छे से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। आपने बताना है, अगर हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो उसमें 16 अक्टूबर 1905 को
किसके लिए जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो 7 अगस्त 1905 में शुरू हो गया था। बंगाल का पार्टीशन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन जो है, दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर्ड दैट गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्वराज। तो ये जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हुआ था, इस सेशन में स्वराज को INC का गोल डिक्लेयर किया गया था, बट ये 1906 में हुआ था। और ये भी ऑप्शन गलत है, लोकमान्य तिलक स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट इन पुणे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट which a central bank charges on its loans and advances to the commercial bank। क्या होता है फ्रेंड्स कि जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि इंडिया में RBI, वो क्या करता है, जो कमर्शियल बैंक है लेट्स से SBI, इनको क्या करता है? लोन देता है। तो जब वो लोन देता है तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट रखा जाता है, तो RBI इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो इसी को बैंक रेट बोलते हैं कि वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से। तो मान लो अगर ये बैंक रेट जो है उसे इंक्रीज कर दिया जाए, मींस इस इंटरेस्ट रेट को अगर RBI इंक्रीज कर देता है तो SBI को क्या करना पड़ेगा? RBI को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर SBI RBI को ज्यादा पैसा दे रहा है तो SBI के पास क्या होगा? लेस मनी होगी। तो फिर RBI कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहा है? इजी मनी पॉलिसी या फिर टाइट मनी पॉलिसी? मींस इसमें क्या हो रही है? टाइट मनी पॉलिसी फॉलो हो रही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा? ऑप्शन डी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the Reserve Bank of India announces an increase in cash reserve ratio, what does it mean? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं CRR क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको इतना पता होगा कि सारे के सारे कमर्शियल बैंक जो होते हैं RBI के पास कुछ डिपॉजिट रखते ही रखते हैं। तो ये एक तरह से RBI का क्रेडिट कंट्रोल टूल है। तो CRR में क्या होता है? कुछ कैश रिजर्व रखा जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, किसके लिए? RBI के साथ मेंटेन करके रखते हैं। तो बड़े इजी वे में देखते हैं कि मान लो अभी टोटल जो मनी है कमर्शियल बैंक के पास, लेट्स से SBI के पास 100 रुपीज है, तो उसमें से जो CRR है वो 5 रुपी देनी पड़ती है टू RBI। तो इसमें से जो बैलेंस बचेगा SBI के पास कितना होगा? 95। अब मान लो लेट्स से कि ये जो CRR है वो इंक्रीज हो जाती है, मींस RBI अपने पास ज्यादा मनी रख रहा है, लेट्स से 10 रुपीज हो जाती है। अब टोटल मनी SBI के पास कितनी थी? 100, CRR कितनी होगी? 10। तो जो बैलेंस बचा वो कितना रह गया? 9। मींस अब जो SBI है वो सिर्फ 90 रुपीज यूज कर सकता है। पहले कितना कर सकता था? 95 रुपीज। तो जब उसके पास 95 रुपीज थे तो वो आगे लोगों को लोन भी दे सकता था इजीली, लेकिन अब उसके पास 90 रुपीज है तो उसके पास लेस मनी होगी लेंड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इससे हमारा आंसर क्या बनता है? आंसर इज ऑप्शन ए, द कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, फ्रेंड्स डिसगाइज क्या होता है? डिसगाइज मीन्स कुछ छुपा हुआ, इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। मीन्स छुपी हुई बेरोजगारी। देखने में लगता है कि लोग एम्प्लॉयड है बट एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। इस सिचुएशन में एक काम में बहुत सारे लोग लगे होते हैं जितने उस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसमें होता है क्या? बेसिकली मेनली जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? According to its definition, it is a statement of all transactions made between entities in one country
एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और यूजली ये 1 ईयर का पीरियड होता है। तो इसमें होता क्या है, एक कंट्री के इंडिविजुअल, कंपनी एंड जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो दूसरे कंट्री के इंडिविजुअल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट बॉडी के साथ compete करते हैं। तो वन थिंग अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, ओनली गवर्नमेंट बॉडीज नहीं होती हैं। सेकेंडली अगर हम इसमें देखें तो जो बीओपी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बीओपी ट्रांजेक्शन्स वो दोनों करंट एंड कैपिटल अकाउंट में डिवाइड होती हैं। किस में डिवाइड होती है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट में। तो ओनली कैपिटल नहीं होता है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों में डिवाइड होती हैं। देन इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों चीजें कंसीडर होती हैं। और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी होती हैं चीजें, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, ट्रांसफर पेमेंट्स, एग्जाम्पल फॉरेन एड, रेमिटेंसेज एटसेट्रा। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर एक्चुअल में है ए, ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली ईयर। अब देखते हैं कि बाकी के आंसर्स क्यों नहीं है। बी ऑप्शन इज गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग ईयर, लेकिन अभी हमने समझा कि गुड्स एक्सपोर्टेड नहीं, इंपोर्ट भी साथ में होती हैं। सी ऑप्शन है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर। ये सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, इसमें इंडिविजुअल एंड कंपनीज भी इंक्लूडेड होती हैं। डी ऑप्शन है हमारे पास कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो इसमें सिर्फ कैपिटल मूवमेंट में अदर ट्रांजैक्शन, गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह भी इंक्लूडेड होती हैं। तो हमारी ये तीनों जो ऑप्शंस हमें दी गई हैं वो क्या है, इनकरेक्ट है। और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ए, ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली अ ईयर। फ्रेंड्स सिर्फ क्वेश्चन को करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपको आंसर पता है तो ठीक है, इसका कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होता है तो किसी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा सेम फॉर्म में नहीं आएगा, डिफरेंट फॉर्म में आएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन इज अ, फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, पेप्टाइड। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स। और ये कहाँ पे सीक्रेट होता है, पैनक्रियास में होता है। और इट इज इसेंशियल टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, एड्रिनल, थायराइड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी। सो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और समटाइम्स क्वेश्चन पूछते हैं कि मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के मोस्ट ऑफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और अगर इस ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो बॉडी की बाकी फंक्शनिंग भी खराब हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कयांग फोक डांस इज मेनली एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट। कयांग फोक डांस हिमाचल में जो फेमस है वो किस डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, किन्नौर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state's ruler was considered by Dara Shikoh's wife as her son। दारा शिकोह की वाइफ ने कौन से स्टेट के रूलर को अपने बेटे की तरह माना था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, नूरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द कंट्री विच बिकम्स द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड to make all the public transport free from 29 फरवरी 2020। आपने बताना है वर्ल्ड का कौन सा ऐसा नेशन फर्स्ट नेशन बना है जिसने कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग वेस्टर्न यूरोप में एक लैंडलॉक कंट्री है जिसका बॉर्डर बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस के साथ लगता है और ये EU का भी फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू प्ले 500 T20 मैचेस। आपने बताना है इनमें से कौन सा पर्सन पहला ऐसा प्लेयर बन गया है जिसने 500 T20 मैचेस खेले हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, किरोन पोलार्ड। और अगर इसी लिस्ट में देखा जाए सेकंड नंबर पे ब्रेवो है एंड थर्ड नंबर पे क्रिस गेल है, तो आप इनके भी नाम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पर्सन हु हैज ऑथर्ड द बुक लेडी यू आर द बॉस। लेडी यू आर द बॉस का ऑथर कौन है। किरण देसाई, अनीता नायर, अपूर्वा पुरोहित,
तायरा कश्यप। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपूर्वा पुरोहित। अपूर्वा पुरोहित कौन है? ये जो जागरण ग्रुप है उनकी प्रेसिडेंट है। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये स्टॉप करते हैं। आई होप आप सिंसियरली अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।